हेलो एवरीवन। तो कल हमने देखा था जो भी सीआरआर एसएलआर वगैरह के बारे में समझा था। तो आज डे 7 है रैपिड रिवीजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि अगर सप्लाई के सामने डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई के सामने डिमांड ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करेगी आरबीआई? क्या करती थी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? लोन इंटरेस्ट बढ़ा देती थी, एंड देन या फिर लोन इंटरेस्ट बढ़ा देती थी और लोनेबल फंड्स जो है उसे कम करा देती थी। इस ये दोनों करने के लिए क्या करती थी? सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, देन रेपो बढ़ा दिया। ये सब गेम आरबीआई करती थी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें क्या है, गेट ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी टाइप होता है। तो देखो, वो ओपन मार्केट में क्या होता है कि इसमें इसमें क्या हुआ था कि एक्सिस जब अपना रेपो वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आया था, तो उसने ये प्रॉमिस करा था ना, कि कसम खाया था एक्सिस ने कि मैं जो आपको ये दे रहा हूँ, और आप आरबीआई को बोला था कि मैं जो आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूँ, उसके बदले मैं आपसे जो पैसे ले रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं आपसे बाय बैक करूँगा। तो वो एक चीज़ हुई कि ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस सेक्शन कि आरबीआई बाइज या सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज। उसमें एक प्रॉमिस होता है कि मैं इसको रीपर्चेज कर लूँगा। देन एक आता है कि आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्या होता है? तो आरबीआई बाइज या सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी विदाउट एनी परमिशन टू बाय देम बैक। मतलब ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं रहता है कि मैं तुमसे खरीदूंगा ही। बट रिवर्स वाले में, रिवर्स रेपो मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसमें प्रॉमिस रहता है कि उसमें मतलब वो बाय बैक करेगा ही करेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें बाय बैक वाला जो है, अब वो कंडीशन लागू नहीं होता है। एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, अब उसको बाय बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, प्रीवियस सेक्शन में हमने समझा था कि एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब भी लोन चाहिए होता है, तो वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, एंड आरबीआई उसके गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर इसको सेल करती है, एंड पैसा लेके गवर्नमेंट को देती है। तो ये पहली बार जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू हुआ तो वो प्राइमरी मार्केट में हुआ, ये प्राइमरी है। देन यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब जो आगे मान लो मैं खरीद के इसको आगे किसी और को बेच रही हूँ, किसी और को सेल कर रही हूँ आगे, तो ये सेकेंडरी मार्केट हुआ। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई बायस एंड सेल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आरबीआई बाय और सेल करता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से भी सिक्योरिटीज बाय करके टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आरबीआई अगर बाय करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होएगा एंड लिक्विडिटी इंजेक्ट इन द मार्केट। मतलब आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले वो बैंक्स को पैसा देता होगा। बैंक्स को पैसा देगा देगा तो बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोनिंग फंड बढ़ेगा, लोनिंग फंड बढ़ेगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई खुद ब खुद इंक्रीज होएगा। देन है आरबीआई सेलिंग। अगर आरबीआई बेच रहा है तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, लिक्विडिटी ऑब्जर्व हो रहा है मार्केट से, तो लोनेबल फंड घट रहे हैं, तो लोन महंगा होगा, लोग लोन नहीं लेंगे, शॉपिंग वगैरह रुक जाएगी। तो ये चीज़ है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, ये क्या है? तो देखो, आरबीआई सेल स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल टू सक एक्सेस लिक्विडिटी। हाउ इट वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही है कि मार्केट से पैसे को वो कम करने के लिए ये चीज़ें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेके आया था। देखो, तो अब है नेक्स्ट टॉपिक, डीपनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट रिटेल इन्वेस्टर एट आरबीआई। तो ये क्या था? तो पहले क्या था कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है, तो पहले वो वहाँ पे एक इनडायरेक्ट आप खरीदते थे, वहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले या एनबीएफसीज वाले से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते थे और फिर उससे जाके इनडायरेक्ट वे में खरीदते थे। बट उस आरबीआई ने 2021 में लाया, एक स्कीम लॉन्च करा, आरबीआई लॉन्च रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021। इसमें उन्होंने बोला कि अंडर दिस स्कीम आरबीआई परमिट्स रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन इट्स ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जहाँ से आप डायरेक्टली भी आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर सकते हो। बोथ रेसिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन ओपन दिस अकाउंट। देन द रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फ्रॉम आरबीआई डायरेक्टली, मतलब खरीद सकते हो। सीधा ही रिजर्व बैंक से आप प्रतिभूतियों को खरीद सकते हो। एप्लीकेशन फीस टू ओपन द अकाउंट इज़ जीरो। मतलब फ्री में ही आपको ओपन करने का मौका मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई आरबीआई को ये सब करने की? तो पहले था, earlier retail investor bought government security indirectly through mutual funds wherein mutual fund manager charged commission or fees. Now retail investor can buy directly so does not have to pay such commission या fee to mutual fund managers। तो ये है कि नॉर्मल, अगर आप ये भी एग्जाम्पल कर लो कि अगर आप लैंड खरीद रहे हो, ठीक है, और बीच में कोई आपको, दोनों के बीच में मीडिएटर काम कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि ये तो कुछ पैसा मारेगा ही। तो सिमिलरली है कि जब हम म्यूचुअल फंड मैनेजर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह बाय करते थे, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह लेता होगा। तो उन सब चीज़ों से अब हमें छुटकारा मिल चुका है।
अब है सिक्योरिटी डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स। तो सिक्योरिटी क्या होता है? तो सिक्योरिटी मीन्स ए सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग दैट इट्स होल्डर इज़ एलिजिबल टू एन अमाउंट ऑफ मनी एट पर्टिकुलर टाइम। दिस कुड बी अ, मतलब ये सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके भी पास रहता है, इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल है सर्टेन अमाउंट रिसीव करने के लिए एट पर्टिकुलर टाइम। तो इसका भी टाइप्स होता है। पहले तो बोरोवर देन आते हैं, गवर्नमेंट का भी अलग होता है, कॉर्पोरेट निगम वगैरह का भी अलग होता है। तो देखो, अगर शॉर्ट टर्म या 1 साल से कम का हो तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल्स। इसमें अगर कॉर्पोरेट वाले सेक्टर में हो तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल पेपर या प्रॉमिसरी नोट्स। देन है, अगर लॉन्ग टर्म हो 1 साल से या 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सॉवरेन बॉन्ड्स। अगर वही प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए तो उसमें होता है बॉन्ड या डिवेंचर्स। देन है इंटरेस्ट रेट। तो ये यूजुअली जो होता है लोअर देन कॉर्पोरेट बिकॉज रिस्क इसमें लो होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बेसिकली दोनों का। तो गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह बाय करते हो तो में तो गवर्नमेंट के कुछ में भी, गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटी हो तो वो कम रिस्की होता है। लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कंपनी लॉस में हो या कंपनी ही बंद हो जाए। तो डिपेंड करती है इसका इंटरेस्ट रेट। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो लोअर देन होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपको इंटरेस्ट बढ़ा के दिया जाता है बिकॉज वहाँ पे आपको लालच दिया जाता है कि मेरे में इन्वेस्ट करो, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। अब पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उस हिसाब से वो देखता है। अब देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो आपने समझा कि सिंपल ही है। जैसे कि मान लो आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे अपने पास बहुत सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखा है सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बैंक्स हैं, मान लो एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब के पास सरप्लस पैसा, सरप्लस नहीं, इनके पास बहुत सारे लोनेबल फंड्स हैं एंड ये बहुत आगे लोन बढ़ा रहे हैं एंड इसकी वजह से लोग शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आरबीआई को अगर ऐसा लगे तो आरबीआई इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के और इनका जो एक्सेस पैसा है वो उनसे ले लेगा। तो आप ये सोच सकते हो कि सीआरआर बढ़ा दे भाई, एसएलआर बढ़ा दे, ये सब कर दे, तो भी तो कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब सोचो ना कि वो कड़ा होगा उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा होगा तो आरबीआई ये छोटे मोटे गेम खेलती रहती है। तो ये सब जो गेम चलते रहता है। देखो, अब एक और चीज़ है, जी सैप। तो जी सैप के, तो मान लो ये कोई लड़की है, ठीक है, और ने एक फिक्स या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी हो जिसका टाइम पीरियड हो 10 साल, जिसका बट ऐसा हो ये, क्योंकि अब ये जो विड्रॉ होगा इसको सारे पैसे तभी मिलेंगे ना जब ये 10 साल पूरा हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद। बट अब इसका मन कर रहा है कि मतलब यहाँ मुझे 6-7% ही मिल रहा है इंटरेस्ट, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो क्या जी सैप है सेकेंडरी मार्केट का, आरबीआई का सेकेंडरी मार्केट में ये सब जो खेल चलता है, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा ही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि आप एक जगह से खरीदो, फिर दूसरे को बेचो, फिर तीसरे को बेचो, ये सब चलते रहता है। लेकिन इसमें जी सैप में एक टाइम टेबल फिक्स है। आरबीआई पहले क्या करता था कि आरबीआई ये नहीं बताता था कि कब मैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा हूँ, कब आप अपना सिक्योरिटी लेके आओ, कब उसको बेचो, ये सब चीज़ें नहीं थी। बट अब जी सैप के तहत आरबीआई ने ये टाइम टेबल दे दिया है कि हाँ, आप मान लो 22 फेब को मैं ये ऑपरेशन, तो एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है। टाइम टेबल पहले से दे दिया गया है जी सैप ऑपरेशन के तहत। इसका काम क्या है? तो इंक्रीज मनी सप्लाई फॉर पोस्ट कोरोना रिवाइवल। तो यहाँ पे क्या करता है कि आरबीआई खुद भी उस लड़की से ये ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत होता है टू मेक फ्यूचर बोरोइंग चीपर फॉर गवर्नमेंट कंपनी, देन बाई या सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर नॉन फिक्स्ड टाइम टेबल। तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलता है टू कम्बैट इन्फ्लेशन। और टाइम टेबल के साथ जो बाई या सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको जी सैप। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन में जी सैप है। तो फुल फॉर्म में इसका क्या है? गवर्नमेंट सेकेंडरी मार्केट का गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। मैकेनिज्म क्या है? तो आरबीआई टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट ऑन स्पेसिफाइड टाइम टेबल। एक आरबीआई टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट ऑन स्पेसिफाइड टाइम टेबल, एक निश्चित समय तालिका के हिसाब से रिजर्व बैंक द्वितीय बाजार से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदेगा। मतलब टाइम टेबल के हिसाब से रहे तो जी सैप, बिना टाइम टेबल के रहे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। और अगर ये यील्ड वगैरह को मैनिपुलेशन करना रहेगा तो वो ऑपरेशन ट्विस्ट का। तो लेके आया था आरबीआई। स्टेज पहला चरण था वो फर्स्ट क्वार्टर 1 में अप्रैल टू जून 2021 में लेके आया था, जिसमें टोटल 1 लाख करोड़ का बाय एंड सेल किया गया था। फिर दूसरा जी सैप 2.0, ये सेकेंड क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर, एंड इसमें 1.2 लाख करोड़ का बाय एंड सेल हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में जी सैप, इसका बेनिफिट क्या है? तो मनी जो सप्लाई है इन द इकोनॉमी इंक्रीज होएगा, आपूर्ति बढ़ेगी। क्योंकि मान लो इस लड़की ने जो इसका 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, इसने अपना विड्रॉ कर लिया किसी को और को बेच के, इसको जो पैसे आए इसने मान लो
जोमेटो, तो उसने उसमें इन्वेस्ट करा तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी-कभी आरबीआई डिफ्लेशन वगैरह को कम करने या इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करती है, तो इसके लिए भी। सेकंड, इन्वेस्टर्स हू सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई, दोज इन्वेस्टर्स गॉट रुपया, देन दे मे डू शॉपिंग एंड दे इन्वेस्ट इन अदर कंपनी शेयर एंड बॉन्ड। तो एक और दो को जोड़ दो तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। मतलब जिसने उस लड़की ने आरबीआई को बेचा तो उस लड़की को पैसे, उसके पास पैसे आएंगे तो वो शॉपिंग करेगी या फिर शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी, तो दोनों को आप मिला दो तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे सर ने लिखा भी है कि अगर हाथ में पैसा आएगा तो वो बाजार जाएंगे, खरीदारी करेंगे, अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, तो देश की आर्थिक वाई नॉट अचीव दिस वाई रिड्यूसिंग रेपो रेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो सर ने आंसर दिया कि एवरी पर्सन मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग न्यू बैंक लोन, सम इन्वेस्टर मे बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अनलॉक द मनी। फिर दूसरा, इफ आरबीआई डिक्रीज द रेपो रेट टू मच इट विल रिजल्ट इन ए इन्फ्लेशन, वी डिक्रीज इन द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंकर्स ऑन सेविंग अकाउंट, देन मिडिल क्लास एंड जो पेंशनर्स अफेक्टेड नेगेटिवली। रेपो दर में बहुत ज़्यादा कटौती हुई तो नई समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, बिना एसएलआर वाले कोटे का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख के जो आरबीआई से लोन लिया जाता है, दैट इज़ रेपो रेट। अगर उसमें कटौती करी जाएगी तो फिर दैट इंक्रीज दूसरे तरह का प्रॉब्लम, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर डिपॉजिट रेट्स जो है डिक्रीज होएगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देखो जी सर, तो आरबीआई इज़ बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज मनी सप्लाई। पोस्ट कोरोना रिवाइवल में इसको यूज करा गया था। मनी अमाउंट, डेट एंड टाइम, कैलेंडर, टाइम टेबल इज ट्रांसपेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली अनाउंस्ड इन एडवांस बिफोर स्टार्टिंग। देन इसमें पैसों की मात्रा, समय तालिका, सब कुछ दिया रहता है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो RBI is selling government security to control inflation. RBI is buying government security to fight deflation. Its timetable not announced in advance in detailed manner like this, unlike this app. मतलब इसमें टाइम टेबल नहीं रहता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में विंडो इज नॉट डिसकंटिन्यूड, इट विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। देन ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, आरबीआई इज बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर वेडिंग मैच्योरिटीज to reduce government security yield, so future borrowing becomes cheaper for government and companies. Basically operation twist is like अगर किसी प्राइस वगैरह को मैनिपुलेट करना हो तो आरबीआई अपना गेम चालू करती है। तो ये था जीसैप और ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ट्विस्ट। अब देखो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, तो देखो अगर सरकार को पैसा चाहिए तो वो क्या करता है, वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है। अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो वो उसके सामने शेयर या बॉन्ड इशू करता है। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात कर ले, जैसे रिलायंस वगैरह ये सब है, या फिर अडानी वगैरह कंपनी है, इस सामने में मोदी जी का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इसमें रिस्क कम है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। तो इसमें तो यहाँ जहाँ रिस्क कम रहेगा वहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लो यहाँ पे आपको 6-7% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे मान लो वो 10 से 12% आपको इंटरेस्ट पे करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने समझना है वो है बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, तो देखो मान लो मैं हूँ एंड मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा है, तो जिसके ऊपर मोदी जी मुझे 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मान लो इस बॉन्ड यील्ड को मैंने 100 रुपये में खरीदा है, तो अगर मुझे 8% मिलेगा तो मतलब इसका मतलब ये है कि एंड मेच्योरिटी पीरियड मान लो इसका 1 ईयर है, तो 1 ईयर में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो 108 मिलेगा। क्योंकि तो बॉन्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब ये हुआ कि 100 इक्वल इंटू 100, इट मीन्स ऑल लाइक 8%। तो बॉन्ड यील्ड ये हुआ, क्योंकि देखो बॉन्ड यील्ड इज अ प्रॉफिट एक तरह का है, एंड इन्वेस्टर अर्न्स ऑन अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने जो वो इन्वेस्ट करा और उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो बॉन्ड यील्ड होता है। अब देखो तो बॉन्ड यील्ड जो है ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि देखो मान लो मैंने इन्वेस्ट करा था, ठीक है, मुझे सरकार पे कर रही थी 7 या 8% पे कर रही थी मुझे। अब मेच्योरिटी पीरियड तो 1 साल था प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, तो लेकिन मेरे को मान लो 1 साल तक मैं वेट नहीं कर सकती थी, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने अपना जो बॉन्ड है वो मैं अपनी फ्रेंड तनु को बेच दी, मतलब बोला उसको कि तो खरीद ले। तो उसने ऑब्वियसली ये मैं उसको कम दाम में, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में इसको बेचना पड़ रहा है, तो मैं उसको कम दाम में ही, कम प्राइस में ही बेचूंगी। तो मैंने 100 में खरीदा, तो मैंने इसको 90 में बेचा। अब मतलब सेम बॉन्ड है ना, तो अब जिसके पास बॉन्ड रहेगा तो सरकार तो उसे मेच्योरिटी पीरियड के पास बाद पैसे देगी ना। तो तनु के हिसाब से ये जो बॉन्ड हो गया इसका मतलब पूरा जो बॉन्ड यील्ड जो है वो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा तनु के हिसाब से, क्योंकि अब जो प्राइस होगा अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको 90 में बेचा तो 1 इंटू 100, तो टोटल जो प्रॉफिट होएगा तनु का जो टोटल प्रॉफिट होएगा वो 20% हो जाएगा। तो बॉन्ड यील्ड 8 से चेंज होकर कैसे सेम बॉन्ड का 20% हो गया, तो ये वेरिएशन होते रहता है। तो ये हुआ ना कि आप जितने सस्ते में खरीदोगे उतना बॉन्ड यील्ड आपका बढ़ेगा। जैसे मैंने खरीदा था 100 में, तो मेरा बॉन्ड यील्ड मतलब मेरा प्रॉफिट था 8%, मैंने तनु को जो बेचा 90 में,
तो उसका प्रॉफिट था 20%। तो सिमिलरली आप जितने 80 इस तरह 80 में खरीदोगे तो कुछ और परसेंटेज होगा। तो बॉन्ड यील्ड जितने सस्ते में खरीदोगे उतना ही बॉन्ड यील्ड जितने सस्ते में आप खरीदोगे बॉन्ड तो बॉन्ड यील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो दस द बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द करंट सेलिंग प्राइस इन द सेकेंडरी मार्केट। इफ़ डिमांड बॉन्ड का बढ़ता है तो इट्स सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज, तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होएगा। देखो सेल डिमांड, अगर बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा। लेकिन अगर डिमांड बॉन्ड का उतना नहीं है सेलिंग प्राइस, तो तब सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा और बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। इन्वर्सली रिलेशन है बेसिकली। अब बॉन्ड यील्ड तो हम लोग ने देखा, अब एक और चीज़ देखो। मान लो ये मैं हूँ एंड ये मेरी फ्रेंड है। मैंने गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदा था उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल था, लेकिन उससे पहले मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मैं अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी तन्नू को बेच रही हूँ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से 100 रुपये में खरीदा था और मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, तो मैं इसको 90 में ही बेच रही हूँ। ठीक है, इतना तक क्लियर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब यहाँ पे एक ही बायर है। मैं इमरजेंसी में हूँ अपने पैसा विड्रॉ करने के चक्कर में, और यहाँ पे एक ही बायर है जो कि मेरी फ्रेंड तनु है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा बायर भी आ जाए जो बोले कि देखो तुमने 100 में ख़रीदा है, मैं तुमको तनु से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ और 95 में तुम मुझे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दो, तो मुझे जिधर फ़ायदा होगा मैं उसी को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचूंगा। तो फिर तनु का तो मतलब तनु उदास हो जाएगी। तो मान लो ये जो दूसरा इंटरवीन कर रहा है वो RBI है, ये ठीक है, RBI भी बाय करने आ गया कि तुम इधर उधर नहीं मुझे बेच दो। तो आप सोचो कि RBI ऐसा क्यों करेगी? RBI क्यों नहीं इस तनु को खुश रहने देगी, उससे क्यों छीन रही है? तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो ये तनु जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ना इन्वेस्ट करके वो प्राइवेट कंपनीज के पास चली जाए कि हाँ इससे खरीदूंगी तो मुझे 6-7% ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं प्राइवेट के पास जाऊँगी तो वहाँ 10-12% मिलेगा। तो कभी होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कस्टमर्स को इन्वेस्टर्स को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए के पर्पज़ से RBI ऐसा करता है। अब है बॉन्ड यील्ड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये क्या है? बॉन्ड यील्ड को क्या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है इफ़ द इकोनॉमी इज़ बूमिंग, तेज़ी रहेगा इकोनॉमी में तो ये कंपनीज आर मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट, देन इन्वेस्टर्स में सेल बॉन्ड्स एट लोअर प्राइसेस इन हरी टू अनलॉक देयर मनी टू इन्वेस्ट इट इन शेयर ऑफ कंपनीज बिकॉज दे थिंक दे विल गेट मोर डिविडेंड देन बॉन्ड्स करंट सेलिंग प्राइस डिक्रीज, जो का यील्ड बढ़ेगा। मतलब वही है कि इकोनॉमी में तेज़ी रहेगी, मतलब कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो जिसने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा होगा उनका मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा तो वो जल्दी अपना बॉन्ड सेल करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो क्योंकि वो इमरजेंसी में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा और यील्ड बढ़ेगा। ये एक बात हो गई। फिर है द कंपनी इज फेसिंग रिसेशन, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, मंदी होगी तो कंपनीज विल नॉट टेक ग्रेट प्रॉफिट, इन्वेस्टर विल सेल शेयर्स एंड बाय होल्ड्स होपिंग दे विल गेट सिक्योर्ड फिक्स्ड। देन क्या होगा कि इंटरेस्ट जो सिक्योर्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट इन बॉन्ड डिमांड बढ़ेगा, देन सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, फिर यील्ड जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तो आप खुद ही समझो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मतलब यील्ड पे तो अफेक्ट होगा ही होगा। एंड इन्फ्लेशन भी बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करती है, जो सर ने समझाया है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टर जो है वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम बॉन्ड टू गोल्ड पे या रियल एस्टेट फॉर बेटर प्रॉफिट। एक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो ऑपरेशन ट्विस्ट वगैरह जब होता है तो तब भी बॉन्ड इफेक्ट होता है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़ है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट्स इंटरेस्ट रेट। मतलब ये समझो कि ये गवर्नमेंट है एंड ये प्राइवेट कंपनीज है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं तो यहाँ पे रिस्क कम होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम पे किया जाता है, बट यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे किया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो ये जो अंबानी वगैरह है ये सोचती है कि गवर्नमेंट कितना पे कर रही है इंटरेस्ट, उसके हिसाब से वो अपना रेट डिफाइन करती है। क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट 8% पे कर रही है तो अंबानी अपना खुद वो 8% नहीं इन्वेस्टर्स को ऑफर करेगा, क्योंकि अगर वो 8% ऑफर करेगा तो कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाएगा ही नहीं, इसलिए वो अपने हिसाब से इसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। नहीं तो सब फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट कंपनियों के पास कोई नहीं जाएगा। देखो इफ़ कंपनीज वांट टू बोरो मनी दे में इशू बॉन्ड्स इन इन्वेस्टर, एग्जाम्पल हुएवर बाइज दिस रिलायंस बॉन्ड वर्थ 1000 वी विल पे 40% interest rate per year and return the principal after 15 years. Usually the interest rate offered on such bonds depends on, जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी की कैसी है, रेटिंग कैसी है। तो लोअर क्रेडिट रेट एग्जांपल CC या D मिला हुआ है तो हाई इंटरेस्ट रेट नीड्स टू बी ऑफर्ड, बिकॉज रिस्क ज़्यादा रहेगा तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेंगे।
दूसरा इन्फ्लेशन क्या होता है, इफ बॉन्ड इज नॉट ऑफरिंग मोर परसेंटेज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन परसेंटेज, इन्वेस्टर में नॉट कम, महंगाई दर से अधिक ब्याज दर नहीं देगा तो लोग नहीं जुड़ेंगे। ऑब्वियसली है कि महंगाई ज़्यादा है और आप इंटरेस्ट कम पे कर रहे हो तो कौन ही जाएगा। दूसरा है बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, हायर द बैंक डिपॉजिट रेट इंटरेस्ट रेट, हायर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट नीड्स टू बी ऑफर्ड टू अट्रैक्ट हाउस होल्ड टू शिफ्ट मनी फ्रॉम बैंक या सेविंग टू एफडी कॉर्पोरेट। अगर बैंक जमा करते हो कुछ अच्छा ब्याज दे रहा है तो कंपनी से ज़्यादा ब्याज ऑफर करना पड़ेगा। मतलब बैंक डिपॉजिट रेट में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो मतलब लोग तो बैंक में ही पैसा जमा करेंगे ना, कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करने जाएंगे। तो उस हिसाब से भी कंपनी को देखना पड़ता है कि मुझे इस बैंक रेट से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स आए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड ज़्यादा है देन कॉर्पोरेट विल हैव टू ऑफर इवन हायर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड कॉर्पोरेट या कंपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। अगर देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी वो एडजस्ट करके उसको हायर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों और कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब देखो जब हमने बॉन्ड यील्ड वगैरह थोड़ा बहुत जो चीज़ें थी वो समझ लिया, तो अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है और क्यों ये आरबीआई लेके आया था। तो अब बेसिकली आरबीआई का पर्पस ये था कि देखो ये जगह ही नहीं है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये मैं थी, ये गवर्नमेंट थी एंड इससे मैंने ख़रीदा था जो भी बॉन्ड 100 रुपये में, एंड जिस पे मुझे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था और मेच्योरिटी पीरियड थी 1 ईयर। डन। फिर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया 90 में एंड इसका बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बंदे हैं, एक गवर्नमेंट है, उनका काम ख़त्म हो चुका है। अब ये सेकेंडरी मार्केट में मैंने तनु को बेचा एंड ये, बट जैसे ही आरबीआई की एंट्री होती है इन सब में, ये आरबीआई भी बीच में कूद जाएगा। आरबीआई बोलेगा कि बहन मैं तुमको 95 दे रहा हूँ रुपये, तुम तनु को ना बेच के मुझे बेचो क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं तो आरबीआई को ही बेचूंगी, फ्रेंडशिप अभी नहीं देखूंगी सॉरी टू से, बट मतलब समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो 95 में मैं दूंगी आरबीआई को। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बॉन्ड डील घट जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे बॉन्ड का पैसा बढ़ेगा यील्ड घटेगी, बॉन्ड का पैसा घटेगा यील्ड बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि या तो वो मतलब ठीक है, मतलब अब इन्वेस्टर के पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो अब वो डायरेक्ट जाके उसको प्राइवेट कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब गवर्नमेंट आरबीआई करती है तो उसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोला जाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी को लोन चाहिए तो बोलेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय कॉर्पोरेट बॉन्ड, आई विल ऑफर यू 7% का इंटरेस्ट, आई विल यूज योर इन्वेस्टेड मनी टू बिल्डिंग फैक्ट्री गिविंग मोर जॉब्स, जीडीपी इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टर सोचेगा कि वो सब तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.75% है एंड रिस्क भी मिनिमल है यहाँ पे। सो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन योर कॉर्पोरेट बॉन्ड अनलेस यू विल ऑफर मी 9%। इन्वेस्टर ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे आरबीआई की एंट्री होगी, आरबीआई स्टार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना स्टार्ट करेगा, डिमांड बढ़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड घट जाएगा, लेस अट्रैक्टिव टू कीप मनी पार्क इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्वेस्टर के लिए अब यहाँ पे अपना मनी पार्क रखना उसको कुछ खास फ़ायदा नहीं दे। तो यहाँ पे वापस से इन्वेस्टर बोलेगा कि ओके मुकेश भाई, निकल गई मेरी सारी हेकड़ी, आई एम नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई ने बीच में अपना तहलका मचा दिया, उसने आके सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लिया एंड यहाँ पे यील्ड का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड का जो है वो प्राइस यील्ड फॉल हो गया। तो लोग अब ये सोचेंगे कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ये एक चीज़ हो गई। सिमिलरली देखो एक और चीज़ है, मान लो कोई पुराना बॉन्ड है, मतलब मनमोहन सिंह के ज़माने का कोई बॉन्ड है, ठीक है, एंड उसको खरीद के वहाँ पे आपको 20% एंड यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर का एंड वहाँ पे आपको 20% यील्ड मिल रहा है। तो और नए जो मोदी जी वाला है उसमें आपको यील्ड मान लो 8% ही मिल रहा है। तो पुराने इन्वेस्टर यही सोचेंगे ना कि मैं क्यों नए वाले में इन्वेस्ट करूँ, मुझे तो पुराने वाले में ही मज़ा आ रहा है क्योंकि वहाँ पे यील्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आरबीआई मैनिपुलेट करती है क्योंकि आरबीआई आती है और सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पुराना वाला बाय कर लेती है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन ही नहीं बचता है यहाँ पे, तो या तो वो कम रिस्क वाले में चला जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, या तो वो मुकेश अंबानी के पास जाएगा, वहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आरबीआई ये सब काम करती है एंड इसने करा था 19-20 में। द कमर्शियल बैंक्स पे टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दिवालियापन की घटनाओं के चलते बैंक वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देने से डर रहे थे। आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अच्छी बात नहीं थी। तब if such companies could borrow money by using corporate bond at cheaper interest rate, more factories, more jobs, more production, more GDP.
Then RBI decided to attract the third factor. If the yield on long-term government security decreased, then automatically corporate bond interest rate could also decrease. क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर लॉन्ग टर्म का मतलब मनमोहन सिंह के ज़माने का जो बॉन्ड होगा उस पर 20% यील्ड है, एंड कॉर्पोरेट वाला को भी उसके मुताबिक कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई पुराने बॉन्ड पे उसको 20% यील्ड देगा तो वो मुकेश अंबानी के पास क्यों जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई सारे पुराने वाले बॉन्ड्स को खरीद करके इसका यील्ड गिरा देती है, एंड देन वहाँ पे इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो जाके कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो मोर जॉब क्रिएट होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, ये सब चीज़ें होंगी। आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट मेथोलॉजी 2019 में क्या हुआ? सिंस आरबीआई एग्जिस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैड फेल्ड टू मेक लोन्स cheaper for corporate या boost the economy, so in 2019 December RBI started a special operation twist wherein since RBI started buying long term government security, their demand increase होएगा, price increase होएगा, yield कम होएगा, the 10 years government security lowered from 6.5 to 6.06%. then and we have already learned corporate bonds are priced benchmark होता है, तो keeping government security yield in mind. So operation twist, lower government security yield means cheaper borrowing for private sector companies because borrow money by using their long-term corporate bonds at cheaper interest rate than before. ये तो हो गया. Then when a private company meets a bank manager to borrow money, it can negotiate the loan price. If your bank does not lend me money at this cheaper interest rate, issue my own corporate bonds. Even the bank lending rates for corporate loans could be reduced. Then if cheaper borrowing for the government for regions similar above, like जैसे कॉर्पोरेट्स वाले को सस्ता लोन मिलेगा, उसी तरह गवर्नमेंट को भी सस्ता लोन मिलेगा. इन्वेस्टर्स ऑफ लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे होंगे विल फील डिस्करेज्ड टू होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी. ही विल ट्राई टू सेल टू अनदर पार्टी आरबीआई एंड पुल आउट हिज मनी, एंड देन ही विल पार्क मनी इट कॉर्पोरेट बॉन्ड या बंगलो या कार या गोवा वैकेशन कुछ भी करे. दस इट हेल्प्स बूस्ट द कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा. सर ने बोला भी कि समझ आया तो बढ़िया, नहीं तो रोट लर्निंग बेस्ट है, बट मुझे तो समझ आ गया था एक्चुअली. तो फर्स्ट है कि 91 में ऑपरेशन ट्विस्ट आया था, वाज फर्स्ट यूज बाय यूएस फेडरल रिजर्व ने करा था. देन सेकंड 2019 में आरबीआई यूज्ड आल्सो डन इट, ऑफिशियली कॉल्ड, इसको बोला गया स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन वेयर इन द सेंट्रल बैंक्स साइमल्टेनियसली बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी of a varying maturity to adjust their yields, which help reduce interest rates on corporate bonds and debentures, easier to mobilize investment, factory expansion, फिर जॉब, जीडीपी ग्रोथ होएगा. एक खास किस्म की खुले बाजार की क्रिया है जहाँ अलग तरह की सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री होता है. रिजर्व बैंक उनकी उपज को कम करता है ताकि कॉर्पोरेट कंपनियां सस्ते ब्याज में पैसा बाजार से हासिल कर सके, ताकि रोजगार और आर्थिक वृद्धि में मदद मिले. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट का? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक बोरोइंग चीपर फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट, ये तो हमने समझ ही रखा है. देन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वाज नॉट मीन टू बी फाइटिंग इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ना इसका उद्देश्य नहीं है. देन इट इंश्योर्स बेटर monetary policy transmission for economic growth because simply reducing the repo rate has not helped much in making loans cheaper for corporates. अब इससे पहले रेपो दर कम करने पर भी बाजार में लोन सस्ते नहीं हो रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने सोचा कि ऑपरेशन ट्विस्ट नामक नया साधन आजमाते हैं, और उसने कम किया भी. 6.52 से 6.60 तक आया था, तो वर्क तो किया. देखो फैक्टर्स अब तो देखो, पहला है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट डिफॉल्टिंग लोन्स, एंड एग्जांपल श्रीलंका. देखो पाकिस्तान श्रीलंका जैसे देश में जब सरकार है इंस्टेबल है, तो जो इन्वेस्टर होगा वो सोचेगा कि जल्दी मैं अपना पैसा जो बॉन्ड है वो सस्ते दामों पर बेच के यहाँ से निकल लेता हूँ. तो मान लो वो 100 में खरीदा तो 80 में ही या 70 में ही बेच के निकल रहा हो, तो बॉन्ड डील जो है इंक्रीज होएगा. फिर दूसरा है कि बेटर प्रॉफिट मिल रहा है उसको अगर शेयर या गोल्ड में, तो वो भी बेच के जल्दी से निकल लेगा कि हाँ मुझे दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, वहाँ बेटर प्रॉफिट मिल रहा है. फिर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, तो इन्वेस्टर शिफ्ट करेगा गोल्ड या रियल इस्टेट में बेटर प्रॉफिट. अगर फोर्थ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय या सेल करती है तो डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट होता है, तो तभी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है. यूएस फेडरल रिजर्व भी अगर कुछ अपने बॉन्ड में उतार चढ़ाव करती है या फेरबदल करती है, तो भी वो बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट डालता है. और ये PYQ में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे कि ये PYQ देखो, ये 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, यस. एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस. इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, महंगाई, और मुझे तो तीनों ही लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करता है बॉन्ड यील्ड को समहाउ, थोड़ा बहुत तो करता ही है. दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू बोरोइंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, तो यही तो होगा सी ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. प्रीलिम्स 2014 क्वेश्चन है. ये क्या क्वेश्चन है? रिजल्ट इन मनी सप्लाई को कौन सा? ओके, तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, हाँ तो ये तो होगा, वन तो होगा. देन डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक,
नहीं 2 तो नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो ये गया। अब हमारे पास ऑप्शन है सी 1 एंड 3 एंड 1, तो हम सीधा 3 देखेंगे। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि अगर बोरो कर रहा है सरकार पैसे लेके, तो वो अ, मतलब अब सरकार की जो योजना वगैरह चलती है तो वो मतलब लोगों के कल्याण के लिए ही पैसा ले रही होगी ना, तो मे बी 1 एंड 3 वुड बी द सी। जब टेस्ट होगा तो देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ देम इज आर द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो कौन सा यहाँ पे बैंक रेट दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, तो 3 एंड 4 तो नहीं होगा, तो 3 4 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब श्योर नहीं हूँ, बट इट विल लाइक बैंक रेट हो सकता है, मतलब वर्ट हो सकता है, बट देखेंगे इसको जब टेस्ट होएगा तो मेडिसिनल कमर्शियल बैंक में उसकी असाइन्ड बाय द बैंक मेंटेन बाय द बैंक विद द बैंक मनी। तो देखो अभी तक हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देखे जिसमें रेपो रेट, सॉरी क्वालिटेटिव टूल्स देखे जिसमें हमने SLR, CRR, रेपो रेट ये सब देखा, जो कि वॉल्यूम ऑफ लोन्स को कंट्रोल करता है, मात्रात्मक साधन के कर्जे की मात्रा तय करता है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे कि SLR, CRR ये सब चीज़ें थी। वेयरएज जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं लाइक PSL, LTV, ETC कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू पार्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाउ मच लोन टू पार्टिकुलर सेक्टर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को कितना जगह, रिन्यूएबल एनर्जी को कितना, ये सब सारी चीज़ें। हाउ मच लोन टू पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे फार्मर को कितना, वुमेन, SC ST वगैरह को। सो क्वालिटेटिव टूल्स आल्सो नोन एज सेलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स। तो जिसमें पहला है मॉडल, तो इसमें क्या है, या पब्लिसिटी पर चार्ट। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि RBI इंटरव्यू वगैरह में जाके खुद ही बैंक से प्रार्थना करता है कि भाई तू लोन कम कर दे, इंटरेस्ट रेट कम कर, लोन सस्ते दे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर, या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि मोडल सोल्यूशन मीनिंग अप्लाइंग persuasions without applying punitive measures। RBI गवर्नर tries by a conference, informal meetings, letters या सेमिनार में जा जाके वो बोले कि हाँ कम करो, लोन वगैरह कम करो। एग्जाम्पल RBI गवर्नर आस्किंग बैंक्स टू transmit repo rate cuts, open new branches in rural areas, spread financial literacy, give loans to farmers beyond PSL quota वगैरह से। एग्जाम्पल RBI गवर्नर रिक्वेस्टिंग CM टू और फाइनेंस मिनिस्टर टू कंट्रोल फिजिकल डिफिसिट और subsidy leakage to enhance the efficiency of RBI's monetary policy. Then publicity, RBI governor could give media statement speech during university या memorial lectures. Look, I reduced repo rate, but banks are not passing the benefit to customer yet by doing so. He can create an effective public opinion with by the banks to stop the ठगड़ी। फिर है क्वालिटेटिव टूल्स में दूसरा है डायरेक्ट एक्शन, मतलब खुद ही झापट मार के बोलो कि भाई तू कम कर। So RBI punish banks and even non-banks for not complying with its directives under RBI Act, Banking Regulation Act या Payment and Settlement System Act, Prevention of Money Laundering Act या Foreign Exchange FEMA Act। 2019 में RBI ordered the banks have clawback provision in their CEO and top executive salaries. Example, if he scam या fraud, he will have to return his previously paid salary, bonus even if he had retired या left the job afterwards। तो इसमें क्या हुआ था कि चंदा कोचर जो थी किस बैंक की CEO हुई थी, किसी बैंक की CEO हुई थी, एंड उसने वीडियोकॉन को लोन दे दिया था, जबकि वीडियोकॉन एक डूबती हुई कंपनी थी, उसका लॉस चल रहा था। क्योंकि चंदा कोचर ने के पति ने वीडियोकॉन से घूस ले रखा था, तो चंदा कोचर ने सोचा कि मैं अपना पैसा थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो डिपॉजिटर का पैसा दे रही हूँ, और इसने लोन दे दिया था। तो दैट इज़ अ क्लॉ बैक कि आप उस चंदा कोचर के जितने भी सैलरी उसको मिले हैं और उसका जितना भी सारा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स या लोन टू वैल्यू। तो लोन टू वैल्यू क्या होता है कि मान लो आप 100 मतलब 1 लाख का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव टूल्स में उसका नाम है क्वालिटेटिव टूल्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स लोन टू वैल्यू। ये क्या होता है? तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो मैं कोई गोल्ड गिरवी रखने जा रही हूँ, तो उसके बदले मुझे कितना पैसे मिल रहा है। तो इसका एक रूल होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखने जा रहे हो, तो उसके बदले में आपको उसका 75% ही पैसा आपको मिलेगा। तो ये होता है लोन टू वैल्यू, मतलब सोने के बदले में आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो RBI कैन मैंडेट लोन टू वैल्यू फॉर अ गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन। बैंक NBFC can't lend more than X% of the value of the collaterals. RBI can change this X% to boost या कर्ब डिमांड। गिरवी रखी चीज़ के मूल्य के सामने बैंक या गैर बैंक संस्थान व्यक्ति को कितना कर्ज दे सकता है। रिजर्व बैंक उसके मानदंड में बदलाव द्वारा बाजार में चीज़ वस्तुओं की मांग को बढ़ा या कम कर सकता है। जो LTV लोन टू वैल्यू रिफॉर्म हुआ गोल्ड लोन में, पहले था कि आप जितना भी लोन गिरवी रख रहे हो उसका 75% वैल्यू का गोल्ड या
ज्वेलरी का पैसा आपको मिलेगा। लेकिन कोरोना के बाद ये 90% हो गया, मतलब आप लाख रुपए का ज्वेलरी रख रहे हो तो आपको 90,000 रुपये तक मिल जाएगा। फिर इसको रिड्यूस करके 75% ही कर दिया गया। एक और टॉपिक है गोल्ड लोन रूल्स अप टू 2.5 लाख रुपए, आरबीआई वर्सेस फाइनेंस मिनिस्टर एंड तमिलनाडु का पीएम। तो ये क्या हुआ था? तो बेसिकली जो लोन टू वैल्यू था वो फॉर गोल्ड लोन अप टू 2.5 लाख रुपए एलटीवी रेज फ्रॉम 75 टू 85 कर दिया गया था 2025 में। मतलब अब 1 लाख रुपए का गोल्ड रख रहे हो गिरवी तो आपको उसके बदले में 85% पैसा मिलेगा, उसके जितना भी उसका लोन का गोल्ड का वैल्यू होगा उसका 85% पैसा आपको मिलेगा। तो आरबीआई प्रपोज दैट बोरोअर मस्ट बी सबमिट गोल्ड ऑनरशिप रिसिप्ट बिफोर प्लेसिंग हिज एंड हर गोल्ड लोन्स। मतलब बेसिकली ये सोना आपका ही है, इसका कोई आपको रसीद दिखाना पड़ेगा। तो उसी में तमिलनाडु के जो सीएम थे उन्होंने विरोध किया कि जो पुअर फैमिली है वो कहाँ से ऑनरशिप लाएंगी, क्योंकि उनके पास तो एंसेस्टर का होगा। तो जो तमिलनाडु के सीएम थे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कंप्लेन करा था। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को बोला था कि ये सब मत करो। तो आरबीआई ने बोला कि ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2.5 लाख तक का अगर आप ला रहे हो लोन गोल्ड गिरवी रखने के लिए तब हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आप साइन कर दो कि हाँ ये मेरा है तो हम मान लेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑनरशिप प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये था। देखो आप समझते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये क्या था। तो देखो जो क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, मतलब ये है कि आप किसी राशन की दुकान पे जाते हो वो कार्ड लेके, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको 5 kg ही राशन मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको इससे ज़्यादा राशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब क्रेडिट रेशनिंग मतलब होता है कि सिस्टम या ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेंचुरी में यूएसएसआर में, मतलब 90s के ज़माने में, देयर सेंट्रल बैंक विल नॉट गिव मोर देन एक्स अमाउंट एज अ लोन टू इंडिविजुअल बैंक। मतलब वो कंट्रोल कर रहा था कि इंडिविजुअल को कितना लोन मिलेगा, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा था। एंड एन इंडिविजुअल कांट गेट मोर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ लोन फॉर इच कैटेगरी। जैसे हाउस के लिए कुछ कैटेगरी होगा कि हाउस में अगर कोई लोन ले आ रहा है तो उसको 10 रुपये से ज़्यादा ना मिले, एजुकेशन के लिए आ रहा है तो उसको 5 रुपये से ज़्यादा ना मिले, बिजनेस के लिए आ रहा है तो उसको 20 रुपये से ज़्यादा ना मिले। ये एग्जाम्पल है। तो ये कंट्रोल कर रही थी वहाँ की सेंट्रल बैंक। इसमें क्या हुआ कि क्रेडिट अथॉरिटी स्कीम आई इन इंडिया। मतलब देखो तो फिर अपना जो आरबीआई है वो भी सोचा 1960s में कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो पहले शुरुआत में मतलब चीज़ में ज़्यादा लोन जा रहा था फार्मर्स को 60% और 30% लोन जा रहा था बिजनेसमैन को। लेकिन 1980s आते 80% लोन जा रहा था बिजनेसमैन को और 32% लोन ही जा रहा था फार्मर्स को, क्योंकि करप्शन वगैरह बहुत बढ़ गया था। तो आरबीआई ने ये रूल लेके आया था कि अब मैं भी कंट्रोल करूँगा कि एक इंडिविजुअल को कितना वो लोन में पैसा मिलेगा। तो इसके लिए क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम लेके आए थे इंडिया में। ऑल कमर्शियल बैंक्स हैड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई बिफोर लोनिंग 1 करोड़ से ज़्यादा टू अ सिंगल बोरोअर। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा किसी भी सिंगल बोरोअर को नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम लेके आए थे। 20s में आरबीआई इम्पोज क्वांटिटेटिव सीलिंग ऑन नॉन फूड लोन्स टू बूस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड इन्फ्लेशन। 70s में उन्होंने क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर भी सीलिंग लगा दी थी टू बूस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड इन्फ्लेशन वगैरह के लिए। बट सच मेजर फेल ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड लूप होल्स। मतलब वही है ना कि काम कैसे करेगा, क्योंकि विजय माल्या उस टाइम पे तो उतना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वगैरह भी नहीं था ना कि ज़्यादा निगरानी रखी जा सके। इट डिफ़िकल्ट टास्क, तो उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि ये फेल हो गया था। अब देखो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में ये निगेटिव तरह से चीज़ें कंट्रोल की जा रही थी, लेकिन अब है ये एक पॉजिटिव तरह से भी चीज़ें कंट्रोल की जाती है, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। तो ये क्या है, मान लो कि ये नैनो कार्ड है एंड इसका प्राइस है 1,20,000 रुपये प्राइस है। तो आरबीआई डिसाइड करती है कि मतलब अगर कोई लोन लेके इसको खरीदने आ रहा है तो उसने पहले कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड फिर उसको कितना इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा मंथली। तो मान लो आरबीआई ने डिसाइड करा कि मतलब ठीक है डाउन पेमेंट आपको पहले 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा एंड देन आपको मंथली 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा जिसकी सैलरी 50,000 है तो वो तो ईजिली इसको अफोर्ड कर लेगा कि हाँ ठीक है ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बट इसी की जगह आप एग्जांपल लो, कोई किसान है वो 5,000 रुपये ही कमाता है तो वो तो सोचेगा वो कैसे लेगा, क्योंकि डाउन पेमेंट 20,000 रुपये है, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये है, तो वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि कमाता ही मंथली 5,000 है। तो क्या होता है कि रिसेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करती है, इकोनॉमी में तेज़ी लाने के लिए इसका जो नैनो कार की जो डाउन पेमेंट पहले 10,000 रुपये थी उसको घटा के कर देगी 2,000 रुपये कि मतलब ठीक है आप डाउन पेमेंट 2,000 रुपये करो एंड मंथली इंस्टॉलमेंट आप 1,000 रुपये देते रहो। तब क्या होगा कि कोई गरीब इंसान भी रहेगा वो भी आके कार खरीदेगा, फिर कार की डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होगा, ऐसे बहुत सारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। तो आरबीआई ये करता है, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन या रिसेशन आरबीआई कैन रिलैक्स द डाउन पेमेंट ईएमआई इंस्टॉलमेंट नॉर्म्स फॉर ड्यूरेबल्स लाइक व्हीकल्स, टीवी, फ्रिज, etc. टू बूस्ट कंजम्पशन एंड डिमांड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग
अब हम इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पढ़ेंगे। अब देखो क्वालिटेटिव रूल्स में अब है जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में ही याद रखो इसको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली मान लो मतलब ये एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। बैंक्स मतलब बैंक्स को मान लो बैंक अगर 100 रुपये लोन में देती है तो उसमें से एक कोटा फिक्स किया जाता है कि 40% लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। जैसे कि वीकर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या माइक्रो इंटरप्राइजेज हो गए, या एमएसएमई वगैरह हो गया, स्टूडेंट लोन, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। तो आपको 40% लोन आपको पीएसएल कोटा में देना पड़ेगा और बाकी जो 60% बचेंगे वो आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 वाले में से इसको लोन पीएसएल कोटे वाले को लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये मिनिमम वैल्यू है कि मिनिमम आपको 40% देना ही पड़ेगा पीएसएल को। एंड 60 में से भी अब बैंक की मर्जी है वो देता है नहीं देता है, लेकिन वहाँ पीएसएल को यहाँ जाना मना नहीं है 60 वाले। तो इसमें फर्स्ट टाइम आरबीआई यूज्ड द वर्ड प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक्स मस्ट गिव 40% ऑफ देयर लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर। पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज, तीसरा एक्सपोर्ट बाय कृषि, छोटे उद्योग और निर्यातक को। देन ओवर द ईयर्स मोर सेक्टर्स वेयर इंक्लूडेड। समय के साथ और भी क्षेत्रों में इसे हम इसमें शामिल किया गया। 2015 में सब रिफॉर्म्स इन पीएसएल। 2020 अगेन आरबीआई रिफॉर्म्ड पीएसएल, इसमें सुधार करा गया। इन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स मिनिमम कोटा डिसाइड कर दिया गया है। मतलब जैसे कि देख लो वीकर सेक्शन है उसको 12% जाना चाहिए। SC ST वुमेन, मैनुअल स्कैवेज या आर्टिसियंस, पीएम जनधन योजना, ओवरड्राफ्ट, बेनिफिशरी ऑफ गवर्नमेंट नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड, इन सबको मिला के इसमें 12% जाना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर में 8% जाना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर सीमांत किसान और छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर, जैसे कि जिनको 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर ज़मीन है, छोटे किसान जो उनको 10%। फिर माइक्रो इंटरप्राइज, खादी विलेज इंडस्ट्री में से 50%। जो एमएसएमई वगैरह है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, या वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट, स्टूडेंट लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के लिए 2.50% जाना चाहिए। तो मान लो ये टोटल आ गया 40%, टोटल आया 40%, तो 40% ये मतलब पीएसएल को जाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इट विल इंक्रीज द लोन availability for the weaker section and small farmers, thus helping the United Nations Sustainable Development Goals related to poverty removal. PSL quota are minimum, इसमें नॉट मैक्सिमम। सो बैंक गिवन 60% जो बचा हुआ है उसमें से भी ये वीकर सेक्शन को लोन दे सकता है। बैंकर्स लोन गिव टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हु आर लेंडिंग टू एवर पीएसएल कैटेगरीज। मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसको भी बैंक लोन दे सकता है, एंड वो पीएसएल कैटेगरीज में लोन दे, पीएसएल कैटेगरीज में लोन आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्ट लोन टू पीएसएल सेक्टर विल बी आल्सो काउंटेड, वो भी काउंट किया जाएगा कि हाँ ये भी पीएसएल कोटा का ही लोन है। देन बैंक प्लस एनबीएफसी जॉइंट लेंडिंग टू या को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन, व्हाट डज इट मीन? तो बैंक और बैंक साथ मिलकर पीएसएल क्षेत्र वाले को कर्ज दिया तो उसमें बैंक ने दिया कर्ज छोटे में गिन लिया जाता है। मतलब बैंक और नॉन बैंक मिलकर अगर दे रहे हैं, को लेंडिंग कर रहे हैं, तो उसको भी पीएसएल कोटा में ही जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि पीएसएल नॉर्म्स डू नॉट अप्लाई टू एनबीएफसी, पीएसएल नॉर्म्स ओनली अप्लाई टू बैंकर्स। नेक्स्ट है पीएसएल रिफॉर्म्स 20 ऑन आरआरबी, एसएफबी, यूएसबी, ये सब क्या है? इसको हम पिलर 1B1 में पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते थोड़ा सा। जैसे कि टाइप्स ऑफ बैंक या पीएसएल रिफॉर्म। तो इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स जो थे, या फॉरेन बैंक्स इन इंडिया विथ मोर ब्रांचेज, उन पे 40% पीएसएल कोटा है कि आपको 40% पीएसएल में लोन देना ही पड़ेगा। देन फॉरेन बैंक्स इन इंडिया जिनका 20 से कम ब्रांच है उनको भी 40%। फिर रीजनल रूरल बैंक है उनको भी 75% पीएसएल कोटा में लोन देना पड़ेगा। देन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है उनको भी 75%। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी 75%। रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उनको कुछ भी नहीं। दिस कोटाज implemented in gradual phase wise manner by 25-26 separate deadline for different types of bank. Internal quotas may different for these bank, example RRB weaker section को 15%, but poor cost benefit to chasing all those things. नेक्स्ट है पीएसएल रिफॉर्म 20 स्टार्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर। ये आउटडेटेड टॉपिक है तो मैं क्यों पढ़ूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई पीएसएल रिफॉर्म्स 2020 वेटेज टू पुअर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या हुआ कि मतलब पहले होता था कि बैंक क्या करता था कि जो 2-4-5 ही राज्य को लोन दे के अपना पीएसएल कोटा ख़त्म कर लेता था, एंड बोलता था कि मैं तो हो गया, और बाकी जो गरीब राज्य बच जाते थे क्योंकि वहाँ पहुँचना मुश्किल होता था तो उनको छोड़ देता था बैंक। बट आरबीआई ने डिसाइड करा कि वेटेज मैं लेके आऊँगा। आरबीआई विल क्लासीफाई द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीएसएल लोन्स given by all banks. Then RBI will encourage banks to give PSL loans to backward district. दिस विल हेल्प मोर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। मतलब अगर आप जिस राज्य को ज़्यादा लोन मिल चुका है वहाँ लोन नहीं जाएगा, जिसे नहीं मिला है उसे लोन जाएगा। तो यही है वेटेज। अब देखो पीएसएल शॉर्टफॉल, आईएफ एंड यूआईडीएफ क्या है।